अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं बच्चों। और हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 15 और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8। और आज का बच्चों हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। कुछ दिनों की ब्रेक थी बच्चों और मैं भी कुछ बिज़ी था और हमारी जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी हमारा ये जो ऑनलाइन लेक्चरिंग सिस्टम है इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और टाइम टू टाइम जो है इसके जो भी लेक्चर्स हैं नेक्स्ट चैप्टर के उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनको देखते रहें और इनसे जितना भी फ़ायदा आप ले सकते हैं वो आप लेते रहें। ऑलराइट, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और लेक्चर नंबर 8 में हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इसमें जो सबसे पहले आप लोग इंडक्टर को समझ लें और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह से एक इंडक्टर जो है उसके अंदर एनर्जी स्टोर की जा सकती है या किसी भी इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है एक प्रोसेस के ज़रिए। ठीक है जी, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक इंडक्टर जो है वो क्या है। बच्चों इंडक्टर जो है इसको हम डिफरेंट नेम्स देते आ रहे हैं। इंडक्टर को हम एक कॉइल ऑफ वायर भी कह देते हैं और इंडक्टर को हम एक सोलिनॉइड भी कह देते हैं। तो इंडक्टर जो है अगर इसको हम जस्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो दैट इज़ अ वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ सिलिंड्रिकल कॉइल या tightly wound cylindrical coil of wire, a tightly wound cylindrical coil of wire। ठीक है बच्चों, एक शॉर्ट जो है अगर इसको समझने के लिए हम लिखें तो एक इंडक्टर जो है दैट हैज़ अ टाइटली वाउंड सिलिंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर। ये जो हम सिलिंड्रिकल जो है सिलिंड्रिकल फॉर्म में कॉइल बनाते हैं एक वायर से, तो उसकी जो फॉर्म बन जाती है दैट इज़ एन इंडक्टर। राइट, अगर मैं आपके सामने एक इंडक्टर ड्रॉ करूं तो एक इंडक्टर जो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास एक आयरन सिलेंडर है और इस आयरन सिलेंडर जो है इसके ये दोनों फेसेस हैं। हम इस आयरन सिलेंडर के ऊपर एक वायर लेते हैं और इस वायर को हम इस आयरन सिलेंडर के ऊपर इस तरह से वाउंड कर देते हैं। ठीक है, उसको इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में इस आयरन सिलेंडर के ऊपर उसको वाउंड कर देते हैं। तो फिर इसको ये इसके फ्रंट साइड है जो हमें नज़र आ रही होती है और फिर ये वायर इसके वाउंड होकर दूसरी साइड से नीचे की तरफ। तो इस तरह से बच्चों इसके डिफरेंट टर्न्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। इसके इस एंड को हम लोग एक स्विच के साथ जोड़ देते हैं फॉर ऑन एंड ऑफ, और उसके बाद इसके साथ हम एक सोर्स ऑफ ईएमएफ या एक बैटरी जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। और जो इस वायर का ये वाला जो एंड है वो इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी का ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव। तो इस तरह से जब हम किसी वायर को सिलिंड्रिकल फॉर्म में वाउंड कर देते हैं, एक टर्न्स बना देते हैं उसके, तो ये एक इंडक्टर जो है उसकी फॉर्म बन जाती है। फिर बच्चों ये है कि जब हम इसमें ये स्विच ऑन करते हैं तो इस स्विच को ऑन करने पर इसमें से एक करंट पास करता है और अगर मैं उस करंट के फ़्लो को दिखाऊं तो वो करंट जो है दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी, वो इस तरह से करंट जो है इसके जो टर्न्स हैं उनमें से पास करता हुआ एक एंड से दूसरे एंड की तरफ यहाँ से मूव करता हुआ आएगा। तो बच्चों ये जो हमारे पास एक शेप बन जाती है, ये जो हमारे पास एक सिचुएशन बन जाती है, ये वो शेप या वो सिचुएशन बन गई जिसमें हमने एक सिलिंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर बनाई। राइट, टाइटली वाउंड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लूजली भी रख सकते हैं, लेकिन आमतौर पे हम इसके जो वाउंड्स हैं, जो टर्न्स हैं इसके, वो हम थोड़ा टाइटली रखते हैं। नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है उससे ज़्यादा हो जाते हैं, उससे एक इफेक्ट होता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो बच्चों ये इसके नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, ये जो मैंने इस तरह से ड्रॉ किए हैं। उसके बाद मैंने एक स्विच लगाया है और एक बैटरी लगाई है
अब इसको इंडक्टर कहने की एक वजह ये है कि जब इसमें हम करंट पास करवाते हैं तो करंट पास करने की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के बनने की वजह से ये एक सोलिनॉइड भी कहलाता है। ठीक है, तो इसके डिफरेंट नाम जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इस तरह से ये जो लाइंस बनेगी, दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इंडक्टर, राइट। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से वापस आएगी इस तरफ को, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ये डायरेक्शन इस तरफ से। इसी तरह हम मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दैट शोज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इंडक्टर। ये इसकी इस तरफ डायरेक्शन होगी। ठीक है, इस तरफ को इसका नॉर्थ एंड बनेगा और इस तरफ को इसका साउथ एंड बनेगा। तो जो सिचुएशन ये हमारे सामने बनी कि जब हमने एक कॉइल को, एक वायर को लेकर हमने एक कॉइल की फॉर्म में, एक सिलिंड्रिकल कॉइल की फॉर्म में उस वायर को इस तरह से एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर इसको लपेट दिया। इसकी जो कोर है, इस वायर की जो कोर हमने ली है, राइट, द सेंट्रल मीडियम ऑन विच द वायर हैज़ बीन रैप्ड, ये जो जिसके ऊपर मटेरियल के ऊपर हमने इस वायर को रैप किया है, दैट इज़ कोर। ये जो कोर है जो ये इस केस में तो हमने ली है एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है जिसके ऊपर हमने इसको वाउंड किया है। ये कोर जो है कोई और भी मटेरियल हो सकता है, इवन ये कोर जो है वो एयर भी हो सकती है। दैट मीन्स कि आपने इस तरह से ये सिलिंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर बनाई है कि उसके इनसाइड जो कोर है, ये मीडियम है, दैट इज़ एयर, राइट। तो इसमें डिफरेंस है कि अगर हम सॉफ्ट आयरन सिलेंडर लेते हैं दरमियान में या एयर लेते हैं, तो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के केस में ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है जब करंट पास करता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर इफ़ द कोर इज़ एयर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारे पास एक इंडक्टर बन गया जिसमें हमने कॉइल को सिलिंड्रिकल फॉर्म में रैप किया और उसके दोनों एंड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया। जैसे ही इसमें से करंट पास हुआ तो करंट पास होने पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इसके इस्टेब्लिश हो गया और एक वीक मैग्नेटिक फील्ड इसके आउटसाइड पे बन गया। ठीक है, तो आउटसाइड पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, इनसाइड पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इसी चीज़ को हम लोग सोलिनॉइड के तौर पे भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इस फॉर्म में जब कोई कॉइल जो है वो बन जाती है तो उसमें जब एक करंट पास करवाया जाता है तो करंट पास करने की वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के तौर पे बिहेव करती है, तो इसलिए फिर ये एक सोलिनॉइड भी कहलाता है। तो अब आज हमने इसको एक स्टेप सोलिनॉइड से आगे जाकर इसका नाम हमने रख दिया इंडक्टर, राइट। अब जो देखें ये तो सारा इंडक्टर है जो आप बना सकते हैं, इसकी मैकेनिकल जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, राइट। और जो इस चैप्टर नंबर 15 में जो एक मेन फिनोमिना हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो फिनोमिना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है दैट इज़ अ फिनोमिना इन विच चेंजिंग फ्लक्स, राइट, चेंजिंग फ्लक्स क्रिएट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ और चेंजिंग फ्लक्स क्रिएट्स इंड्यूस्ड करंट। तो जो हम यहाँ पे आते हैं, हम ये कहते हैं कि इस पूरी सिचुएशन में जब ये करंट पास होगा इस इंडक्टर में से और मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड में आने वाली जो चेंज है या इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चेंज आती है तो उस चेंज की वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, राइट। फ्लक्स के अंदर चेंज आएगी। फ्लक्स जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, मैं अगर आप लोगों को उसको रिमाइंड करवा दूं तो जो फ्लक्स मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम एरिया। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ है इस इंडक्टर या सोलिनॉइड के इनसाइड, इस मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको अगर रिप्रेजेंट करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तो आप लोग देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ दिस कॉइल इटसेल्फ, राइट। ये एक सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ दिस कॉइल
मेक्स इट फ्लक्स। अब तो ये जो फ्लक्स है, यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है वो सिचुएशन जो है वो फ्लक्स की है। अब यहाँ पर ये जो फ्लक्स है, अगर तो ये फ्लक्स कांस्टेंट होता है तो इन दैट केस देर इज़ नो चेंज इन फ्लक्स, देर इज़ नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। अगर फ्लक्स कांस्टेंट रहता है किसी भी जगह पर, ये हमने पढ़ा है कि इफ़ फ्लक्स इज़ कांस्टेंट देर इज़ नो ईएमएफ, राइट। फ्लक्स कांस्टेंट है तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। और इफ़ हमने ये पढ़ा है कि इफ़ फ्लक्स इज़ चेंजिंग, अगर फ्लक्स चेंज होता है तो यस ईएमएफ इंड्यूसेस, तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो बच्चों अब ये होगा कि अगर तो हम ये सारी अरेंजमेंट इस तरह से एडजस्ट कर दें कि स्विच ऑन कर दें या इस स्विच को क्लोज़ कर दें, तो स्विच को क्लोज़ करने पर इस इंडक्टर के अंदर करंट का फ़्लो होगा और उस करंट के फ़्लो की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा। और इस्टेब्लिश तो हो जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगी, तो हम कहेंगे जो टोटल फ्लक्स बनेगा इस मैग्नेटिक फील्ड का दैट विल रिमेन कांस्टेंट। और फ्लक्स के कांस्टेंट रहने की वजह से इस कॉइल के अंदर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। तो सिचुएशन ये होनी चाहिए कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करें, और जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल क्रिएट अ सिचुएशन व्हेन द फ्लक्स विल बी चेंजिंग, फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल विल बी चेंजिंग। और जब ये फ्लक्स चेंज होगा देन वी कैन से यस द ईएमएफ हैज़ बीन इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल, राइट। दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द कॉइल, राइट। इस कॉइल की सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। ऑलराइट बच्चों, इतनी स्टोरी आपको समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। अब ये है बच्चों कि हम इसकी ये जो ईएमएफ है इसमें इंड्यूस किस तरह से करवाएंगे, या इसके अंदर जो चेंजिंग फ्लक्स है उसकी जो सिचुएशन है वो किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए ये है बच्चों कि ये हमारे पास हमने इस सर्किट के अंदर एक स्विच लगाया हुआ है, राइट। ये एक स्विच है जो हमने इसमें लगाया है, और स्विच के बारे में एक रूल आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो स्विच है दैट कैन आइदर बी क्लोज्ड और स्विच कैन आइदर बी ओपन, राइट। अब ये स्विच है तो इट कैन बी क्लोज्ड, इट कैन बी ओपन। तो स्विच जो है, किसी भी स्विच को जब हम क्लोज करते हैं तो क्लोज्ड सिचुएशन में कि जब ये स्विच क्लोज होता है तो आपने याद रखना है कि व्हेन अ स्विच इज़ क्लोज्ड करंट rises from zero, current rises from zero to maximum। जब इसमें इस सिचुएशन में जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो वी कैन से द करंट इन दिस सर्किट राइजेस और जंप्स फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम। अभी स्विच ओपन है तो करंट इस लूप के अंदर क्या है, ज़ीरो, और जैसे हम स्विच क्लोज करते हैं तो करंट जंप करके मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, जो भी इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी ये उसको पहुंच जाता है। और दूसरा केस बच्चों ये है कि व्हेन द स्विच इज़ ओपन वी से द करंट ड्रॉप्स, इन दैट केस करंट ड्रॉप्स फ्रॉम मैक्सिमम टू ज़ीरो, ठीक है ना। उस केस में करंट की वैल्यू मैक्सिमम से ज़ीरो जाएगी। अब ये जो बच्चों इस इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड का फिनोमिना है, ये आपने पॉइंट याद रखना है कि जब हम कहते हैं या इस तरफ आ रहे हैं कि ये इंडक्टर जो है ये सोलिनॉइड एनर्जी स्टोर करता है, तो दैट स्टोरेज ऑफ एनर्जी हैपन्स ड्यूरिंग दिस इंटरवल। या तो वो एनर्जी स्टोर होगी व्हेन वी क्लोज दिस स्विच, या फिर वो एनर्जी स्टोर होगी व्हेन वी ओपन द स्विच। ये आपने याद रखना है, एनर्जी ओनली स्टोर्स, ये यहाँ पे बेशक आप लिख लें इसको एक जगह, जब आप लोग नोट्स बना रहे होते हैं तो उसमें आप इस चीज़ को नोट कर लें कि एनर्जी स्टोर्स, राइट। ये मैं पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पे, एनर्जी स्टोर्स इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्स इन एन इंडक्टर व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड और ओपन। ठीक है बच्चों, ये बात आपने याद रखनी है कि अभी हम इस स्विच को क्लोज करेंगे और फिर स्टडी करेंगे
कि इस स्विच को क्लोज़ करने से क्या चेंज आती है, और उस दौरान ये इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा। और उसके बाद जब फिर हम देखेंगे कि जब हम इस स्विच को ओपन करेंगे तो उस केस में क्या चेंज आती है, और उस दौरान इसमें एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम एक हेडिंग बना लेते हैं, केस 1 कर लेते हैं कि इसको केस 1 बना लेते हैं कि व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड, व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड, पहला केस बना लेते हैं इसको। जो इसमें हमारे सर्किट में ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, इस डायग्राम में जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो इन दैट केस व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड द करंट राइजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, तो इन द केस व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड, तो क्लोज्ड स्विच जो है उसके केस में, क्लोज्ड स्विच के केस में जो करंट है दैट राइजेस फ्रॉम, करंट राइजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, यानी करंट में जो चेंज आती है वो 0 से जंप करके मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, अब ये जो काम होता है कि जब हम स्विच को क्लोज करते हैं और करंट 0 से मैक्सिमम होता है, इस प्रोसेस को या ऐसा होने में बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी इन माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स और इवन नैनो सेकेंड्स, राइट। तो इतने थोड़े से टाइम में ये प्रोसेस होना है जिसमें ये स्विच ऑन होगा और करंट जंप करेगा 0 से मैक्सिमम, और यही वो ड्यूरेशन है जिस दौरान इस इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। अगर ये करंट में चेंज नहीं आएगी कि जब करंट स्टेडी होता है उस वक्त इस इंडक्टर के अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती, ये भी बात आपने देखनी है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो द फर्स्ट केस इज व्हेन वी क्लोज द स्विच, इन दैट सिचुएशन द करंट राइजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, करंट 0 होता है और एकदम करंट पहुंच जाता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू को। अब जो हमने पढ़ा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, magnetic field inside the solenoid, we know that we have studied कि magnetic field inside the solenoid or an inductor is B, and that is equals to mu naught n times I. Mu naught is the permeability of free space, small n is number of turns per unit length, and I is the current that is flowing through this solenoid or inductor. अब जो देखें, the magnetic field through this solenoid, this magnetic field established in a solenoid depends on I. ठीक है ना, B जो है that depends on I. So if I changes it means B changes. अभी मैंने आपको बताया, right? So if I changes B changes. तो हमारी इस सिचुएशन में when we close this switch, जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे, the current will change, and that change will happen from 0 to maximum. So this implies, इसका मतलब ये हुआ कि when it means when I is equal to 0, so we can say B is equals to 0 according to this equation. The situation or the point when we close this switch and the current is I 0, then the magnetic field established in this inductor is 0. And the second thing is, when this current is maximum or when this current I becomes maximum, the magnetic field established in the solenoid becomes maximum, right? जब ये करंट मैक्सिमम हो जाएगा इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हैज़ चेंज्ड फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। देयर वाज अ पॉइंट, देयर वाज अ टाइम व्हेन मैग्नेटिक फील्ड established in this coil was 0, and then it happens that the magnetic field of this coil becomes maximum, right? So the change in magnetic field is from 0 to maximum. अब magnetic field अगर ये वाला magnetic field 0 से maximum हुआ है तो we also know that the flux, right? The flux through this coil phi that is equals to B dot A. ठीक है ना, ये हमें पता है कि जो flux होता है that is actually the product of magnetic field times the area. Alright, अब जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, so we can write the maximum flux equals BA, right? BA cos theta होगा, लेकिन यहाँ पर जो theta है that will be 0, so we will get phi equals BA. जो इस situation के मुताबिक जो अभी मैंने आपसे ऊपर डिस्कस की, so we have B equals 0 and we have B equals maximum. So there is a change in
मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर यहाँ पे मैं ये केस बनाता हूँ कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज़ ज़ीरो सो वी गेट फ्लक्स इक्वल्स ज़ीरो। ठीक है बात। सो मैग्नेटिक फील्ड जब ज़ीरो होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन वी यूज़ बी ज़ीरो, सो वी गेट फाई ज़ीरो। और दूसरी बात जो ये कि व्हेन वी गेट बी इक्वल्स मैक्सिमम वी गेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स मैक्सिमम। सो अब ये देखें बच्चों क्या सिचुएशन बनी कि जब बी ज़ीरो है तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो है, जब बी मैक्सिमम है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी मैक्सिमम है। सो वी गेट द चेंज इन फ्लक्स, राइट। तो इसका मतलब कि बात यहाँ से शुरू हुई कि जब हमने इस स्विच को क्लोज किया तो याद रखें कि वो ड्यूरेशन जिसमें हम इस स्विच को क्लोज करते हैं, आइदर दैट इज़ नैनो सेकेंड और मिली सेकेंड और वट एवर, जब हम इस स्विच को क्लोज करते हैं ड्यूरिंग दैट स्मॉल इंटरवल्स इट हैपन्स, ये सारा कुछ उस स्मॉल इंटरवल में होगा कि जिसमें जब I ज़ीरो है तो B ज़ीरो है और जब B ज़ीरो है तो फ्लक्स ज़ीरो है, राइट। जिस वक्त स्विच को क्लोज करते हैं करंट ज़ीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें बना है वो भी ज़ीरो होगा, करंट भी ज़ीरो और मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो। एंड द मोमेंट व्हेन करंट बिकम्स मैक्सिमम, करंट जब मैक्सिमम हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो जाएगा और करंट डेफिनेटली मैक्सिमम होगा, राइट। करंट मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम एंड द फ्लक्स इज मैक्सिमम। तो बच्चों फाइनली हमारे पास ये सिचुएशन है जिसमें इस स्विच को क्लोज करने पर हमें फ्लक्स में चेंज मिल रहा है और वो जो चेंज इन फ्लक्स है दैट इज़ फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम, राइट। सो इफ फ्लक्स चेंजेस सो दैट इज़ फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम। तो कंक्लूजन इसका क्या है, तो वी हैव अ सिचुएशन, राइट। सो वी हैव अ सिचुएशन ऑफ what situation? We have a situation of change in flux, right? तो बच्चों इसका रिजल्ट ये निकला इतनी डिस्कशन का कि when we close this switch we get a situation of change in flux। और ये जो change in flux वाली situation है इसको अगर मैं कंप्लीट कहूँ तो this change in flux is increasing, right? यानी increasing means कि ये flux change हो रहा है और ये जो चेंज है ये ज़ीरो से मैक्सिमम यानी इंक्रीजिंग साइड की तरफ है, राइट। द चेंज इज़ इंक्रीजिंग, द चेंज इन फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग। व्हेन वी क्लोज्ड द स्विच वी गेट चेंज इन फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग। अब जो क्या रिजल्ट निकलेगा इतनी चीज़ का या इतनी बात का क्या रिजल्ट निकलेगा, तो जो चेंज इन फ्लक्स की वजह से ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स वी गेट एन EMF इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल, इन दिस इंडक्टर। तो इसका मतलब कि इस इंडक्टर के अंदर एक EMF इंड्यूस्ड होगी, दैट EMF इंड्यूस्ड इज सेल्फ इंड्यूस्ड EMF दैट हैपन्स व्हेन बिकॉज वी हैव क्लोज्ड द स्विच, और क्लोज स्विच की वजह से करंट चेंज हुआ, करंट के चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ एंड ड्यू टू दैट चेंज इन फ्लक्स वी गेट सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। तो यहाँ पर हमारे पास सेल्फ इंड्यूस्ड EMF आ जाएगी। ऑलराइट बच्चों, दैट सेल्फ इंड्यूस्ड EMF विल अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, अब ये देखेंगे हम कि ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF आएगी इस कॉइल के अंदर, वो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF एक सेल्फ इंड्यूस्ड करंट को क्रिएट करेगी, राइट। सो द रिजल्ट ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड EMF विल बी अ सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है बच्चों। अब लेंज़ेस लॉ के मुताबिक ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF और ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट होगा, राइट, दैट EMF एंड करंट विल बी, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रेस करता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ऑलराइट। तो ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होगी तो वो जो होगी यहाँ पे लिखते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF will be equals to L times delta I upon delta T। ये इसका फॉर्मूला है जिसमें L जो है that is self inductance, delta I is the change in flux, that is because of the switch is closed, delta T वो small time जिसके अंदर ये switch close हुआ है और डेल्टा I चेंज इन करंट है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इसके अंदर क्रिएट होगी, उस EMF की वजह से करंट आएगा। और बच्चों
According to Lenz's law, that self-induced EMF and self-induced current will oppose the change in flux, right? ये जो change in flux आई है इसको oppose करेगा, यानी कि वो जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि change in flux is increasing, जब हमने switch close किया और current change हुआ, magnetic field change हुआ, flux change हुआ, that change in flux is increasing. तो ये जो self-induced EMF है और जो self-induced current है, ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट होगा ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इस चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा, राइट? दैट मैग्नेटिक फील्ड विच हैज़ बीन और विच विल बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड करंट. जब इसके अंदर सेल्फ इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा तो उस सेल्फ इंड्यूस्ड करंट ने भी एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश करना है और वो मैग्नेटिक फील्ड इस गिवन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, राइट? अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ. सो इफ चेंज इन फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, ये जो हमने इस बैटरी की वजह से जो करंट इसमें फ्लो करेगा ये इस बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो करेगा उस करंट की वजह से ये सारा प्रोसेस होगा, चेंज इन फ्लक्स इज इंक्रीजिंग होगा. लेकिन ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट होगा जो इसमें आएगा, दैट करंट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल अपोज दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो उस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो पोलैरिटी होगी वो इस पोलैरिटी के ओपोजिट होगी, राइट? इफ दिस वन इज पॉजिटिव नेगेटिव, दिस वन विल बी पॉजिटिव एंड दिस वन विल बी negative, right? So the self-induced EMF will have negative at this end and positive at this end, and the direction of self-induced current will oppose the direction of this current. तो ये इस तरफ को ये करंट फ्लो करेगा. अगर ये जो I है जो इस बैटरी की वजह से करंट है ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट है ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, दैट विल अपोज इट, राइट? सो द self-induced EMF will oppose this given EMF, ठीक है? एक by creating two terminals like positive and negative, this one, ये just ऐसे समझने के लिए, and self-induced current will oppose it, ठीक है ना? करंट ने इस तरह फ्लो करना है जो इस गिवन करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी ऐसा होगा कि एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट है. अगर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो इस गिवन करंट की वजह से इस तरफ को नॉर्थ बना रहा है, तो जो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट होगा वो अपनी डायरेक्शन इस तरह से सेट करेगा कि उसका नॉर्थ इस तरफ बनेगा, राइट? तो एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी ये डायरेक्शन है, राइट? तो जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन बनेगी, बिकॉज दैट हैज़ टू अपोज इट अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ. तो लेंज़ लॉ के मुताबिक ये जो गिवन सिचुएशन बैटरी और करंट है और उसके बाद जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट दोनों इस गिवन करंट और गिवन ईएमएफ को अपोज करेंगे. ऑलराइट बच्चों, ये वाली सिचुएशन या ये वाली बात आपको समझ आ गई, ठीक? अब जो एनर्जी स्टोरेज की तरफ हम चलते हैं कि हाउ एनर्जी स्टोर्स इन एन इंडक्टर. इस सिचुएशन में बच्चों कि जिसमें एक बैक ईएमएफ, इसको बैक ईएमएफ भी हम कह सकते हैं बिकॉज इट इज़ अपोजिंग. ये जो बैक ईएमएफ है या ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसकी मौजूदगी में ये जो बैटरी है या ये जो सोर्स हमने लगाया हुआ था, ये जो सोर्स है, इट हैज़ टू डू मोर वर्क टू मूव द चार्जेस थ्रू दिस कॉइल, राइट? इस बैटरी ने ज़्यादा वर्क करना है. इट हैज़ टू डू मोर वर्क बिकॉज ऑफ दिस ओपोजिंग बिहेवियर ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. If there is no self-induced EMF, there is no much extra work is needed to move the charges from one end to the other. अगर self-induced या back EMF नहीं है तो it means कि इस बैटरी के लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि ये इस एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चार्जेस को मूव कराए. लेकिन इस back EMF या self-induced EMF की मौजूदगी में इस बैटरी के लिए ये मुश्किल है या डिफ़िकल्ट है टू मूव द चार्जेस फ्रॉम वन एंड टू अनदर. तो बैटरी हैज़ टू डू मोर वर्क टू मूव द चार्जेस फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड टू द अदर एंड. दैट एक्स्ट्रा वर्क डन बाय द बैटरी और द वर्क डन बाय दिस बैटरी टू मूव द चार्जेस appears as energy stored in the inductor, right? So the work done by the battery to move the charges
from one of its end to the other in the presence of self-induced EMF will be the energy stored in an inductor. ठीक है, अगर आपने इसको नोट करना है तो मैं इसको लिखता हूँ कि वर्क डन बाय द सोर्स EMF, work done by the source EMF to move the charges from one of its ends to the other end, from one of its ends to the other in the presence of self-induced EMF appears as energy stored in an inductor. That work done by the battery appears as energy stores in the inductor. तो ये जो चार्जेस के ऊपर मूव होगी, वर्क होगा, या ये एक चार्ज है, दिस चार्ज इज़ प्रेजेंट समवेयर हियर. अब इस चार्ज के ऊपर जो बैटरी ने वर्क करना है टू मूव इट, राइट, वर्क डन बाय द बैटरी, बट देयर इज़ एन अपोजिंग EMF that makes it difficult for this charge to move. So there is a fight between given or source EMF and self-induced EMF. दोनों के दरमियान एक fight है, they are opposing each other. So there is a more energy used by this battery to move the charges. The energy is present in the charges. ये भी याद रखिएगा. ये जो charges हैं जो इस कंडक्टर में, इस कॉइल में मूव करेंगे, दे चार्जेस आर कैरिंग द एनर्जी एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द चार्जेस टू मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ दिस इंडक्टर टू द अदर इन द प्रेजेंस ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड EMF. जितनी देर वो चार्जेस इसके अंदर मौजूद रहते हैं, दे कीप ऑन कैरिंग द एनर्जी, और वही एनर्जी जो है जो चार्जेस में स्टोर होती है, दैट एनर्जी अपीयर्स एज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर. ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट आप लोगों को इसका बिल्कुल क्लियर हो गया कि इस तरह से चार्जेस के दौरान चार्जेस में एनर्जी स्टोर होती है. बच्चों ये भी बात याद रखिए कि दिस थिंग हैपन्स ओनली विद इन द इंटरवल व्हेन वी हैव क्लोज्ड दिस स्विच. जिस दौरान हमने इस स्विच को क्लोज किया है, ऑल दिस थिंग हैपन्स ड्यूरिंग दिस इंटरवल. जब ये स्विच क्लोज हो जाता है, करंट स्मूथ हो जाता है, देयर इज़ नो चेंज इन करंट, देयर इज़ नो एनर्जी, देयर इज़ नो चेंज इन करंट, देयर इज़ नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज़ नो चेंज इन फ्लक्स, देयर इज़ नो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, देयर इज़ नो एनर्जी स्टोर्ड. ये बात आप लोगों ने याद रखनी. दिस ऑल टॉपिक हैपन्स, ऑल दिस फिनोमिना हैपन्स ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दिस स्विच हैज़ बीन क्लोज्ड. क्लोज किया है तो दैट फॉर द टाइम व्हेन द करंट चेंजेस, सिर्फ जिस दौरान करंट चेंज होगा. ठीक होगी बात. अब हम इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं कि ये जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है, व्हाट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दिस इंडक्टर. तो वो एक्सप्रेशन जो है उसको हम यहाँ से ड्राइव करते हैं, वहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ. तो जैसा कि बच्चों मैंने ये जो डेफिनेशन लिखी है, ये एक तरह से एक इसको एक्सप्लेन किया है कि वर्क डन बाय द सोर्स EMF टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड्स टू द अदर. ये सोर्स EMF है गिवन, इसने चार्ज को मूव कराना है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ इन द प्रेजेंस ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड EMF. वो जो वर्क होता है दैट अपीयर्स एज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर. तो इसको जो मैं आप लोगों को लिखता हूँ, इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो या वर्ड्स में लिखें तो ये जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन will be equals to delta Q epsilon L. This is self-induced EMF. ठीक है. अब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर जो है वो लेके चलते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं. तो जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज़ W और the work done on the charge delta Q. Let's say the charge that has to move through this conductor and circuit is delta Q. So the work done is actually equals to delta Q times self-induced EMF, right? ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली हमने ली है इस तरह से कि जो V होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, दैट इज़ इक्वल्स टू W ओवर Q.
राइट, यहाँ से हमने इसको लिया है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहाँ से अगर वर्क लिया जाए तो दैट विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ V टाइम्स Q, राइट। यहाँ से W अगर लेंगे तो दैट विल बी QV। तो यहाँ पर W जो है दैट इज इक्वल्स टू, इंस्टेड ऑफ Q वी हैव यूज्ड डेल्टा Q, ठीक है बच्चों, और V की जगह सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, क्योंकि ये जो वर्क हुआ है ये सेल्फ इंड्यूस्ड EMF की वजह से हुआ है। अगर सेल्फ इंड्यूस्ड EMF नहीं है तो ये वर्क भी नहीं है, और इस वर्क का होना या इस वर्क का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। तो इसलिए हमने यहाँ पे W यूज़ किया है, दैट इज़ इक्वल्स डेल्टा Q टाइम्स सेल्फ इंड्यूस्ड EMF L। ठीक होगी बात बच्चों। तो ये हमारे पास, अब इसको हम आगे लेके चलते हैं इस इक्वेशन को, और इसमें देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अब ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होती है L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। इसको रिप्लेस कर दें इक्वेशन 1 में, तो हम यहाँ कहते हैं रिप्लेस इन इक्वेशन 1 वी गेट वर्क डन इक्वल्स डेल्टा Q L इंटू डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसमें डेल्टा Q वही है और सेल्फ इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू लगा दी। इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं L, और L के साथ हम लिखा रहने देते हैं डेल्टा I। ऑलराइट जी, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। ओके बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखें ये जो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T है, वी हैव डिफाइन द चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज़ करंट। अब ये जो है बच्चों, ये जो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T है ये करंट है, और जैसा कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि ये जो करंट है उस सिचुएशन में जब हम इस स्विच को क्लोज करते हैं तो द करंट चेंजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, राइट। करंट में तो चेंज आएगी। सो दिस करंट इज़ नॉट कांस्टेंट, दिस करंट इज़ एक्चुअली चेंजिंग। सो द एवरेज करंट और द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट विल बी द मिनिमम करंट plus the maximum current over 2. So the minimum current is 0 because the current rises from 0 to maximum. The minimum current is 0 and the maximum current is I. So we get the current equals 0 plus I over 2 means I over 2, right? So we have taken this delta Q over delta T as current, और इस current की average value हमने ली है। और similarly delta I जो है that is change in current. How much current is changing? The current is changing from 0 to maximum, or the change in current is from maximum to 0. Maximum current is I, let's say, and the minimum is 0, so we get the change in current equals I. So put these two values in equation 3, we get W equals, अब डेल्टा Q over डेल्टा T की जगह I over 2 लिखेंगे हम, L की जगह L ही रहेगा, और डेल्टा I की जगह हम लिखेंगे I from this, and finally we get W equals half times L times I square. So this W is work done by the source EMF to move the charges from one end of the coil or inductor to the other end. ठीक है बच्चों, तो चूंकि यही वर्क जो है, इसको मैंने लिखा था the work done appears as energy stored, so this W is actually the energy stored in inductor, ठीक है बच्चों, and this is equals to half times Li square। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया कि कितना वर्क या कितनी एनर्जी स्टोर होगी इस इंडक्टर के अंदर ड्यू टू द चेंज इन करंट। समझ आ गई बच्चों बात की। तो यहाँ तक हम कह सकते हैं कि वी हैव वन ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, अच्छा, अब जो अगर इस सिचुएशन में हमें इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करना है इस सेंस में कि चूँकि ये जो एनर्जी स्टोर हुई है दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हुआ है सिर्फ इसकी वजह से ये एनर्जी स्टोर हुई है। अगर जो इसका मैं कंपैरिजन करूँ एक कैपेसिटर के साथ, तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज़ अ सिचुएशन विच इज़ सिमिलर टू एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर विथ सम लिटिल चेंजेस। जो कैपेसिटर है उसमें एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट।
और जो इंडक्टर है ये वाली सिचुएशन, इसमें एनर्जी स्टोर हुई है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो एक कैपेसिटर का भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें हाफ सी वी स्क्वायर जो है वो हम लेते हैं, और उसके अलावा एक और एक्सप्रेशन है जिसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में ड्राइव करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो हम ये जो इंडक्टर है इसमें ये जो हमारा एक्सप्रेशन है हाफ एल आई स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल। हम इसको मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में अगर चेंज करें तो फिर हमें इस एक्सप्रेशन में थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगी, और उस एक्सप्रेशन को भी मैं आपके सामने ड्राइव कर देता हूँ कि वो एक्सप्रेशन किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सप्रेशन में जो कि हमारे पास है W इक्वल्स हाफ एल आई स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे L की और I की। तो इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों वी नो दैट वी हैव अ रिलेशन व्हेन n और द नंबर ऑफ टर्न्स, लेट्स से कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स n है और इसके एक टर्न का फ्लक्स जो है वो फाई है। सो द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल, मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल फ्लक्स थ्रू द कॉइल, दिस गिवन कॉइल इज n phi and that is equals to Li, right? Because we know that n phi the total flux is directly proportional to current, और फिर अगर हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करें तो जो हमारे पास आता है Li, और ये एक्सप्रेशन हमने सेल्फ इंडक्टेंस वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं L की वैल्यू जो लिख सकता हूँ, सो द वैल्यू ऑफ L इज़ इक्वल्स टू n phi अपॉन I। ठीक है जी, यहाँ से ये फाइंड कर सकते हैं। फाई जो है जो दैट इज़ फ्लक्स, एंड वी नो दैट फ्लक्स इज़ B टाइम्स A, और द मैक्सिमम फ्लक्स इज़ BA। फ्लक्स इज़ डिफाइंड एज B डॉट A और BA। अब यहाँ पे जो ये जो B है दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द सोलिनॉइड, और उसका फॉर्मूला हमें पता है दैट इज़ म्यू नॉट n टाइम्स I A अपॉन I। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है दैट इज़ म्यू नॉट n I, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर अ सोलिनॉइड। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो I है वो I के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो L है वो हमारे पास बचेगा कैपिटल N इंटू म्यू नॉट n टाइम्स A। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये जो स्मॉल n होता है, स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कैपिटल N ओवर L। यहाँ से अगर हमें कैपिटल N फाइंड करना हो नंबर ऑफ टर्न्स, तो वी कैन फाइंड बाय दिस, कैपिटल N इज स्मॉल n टाइम्स L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये n की जगह आ जाएगा। तो इसमें जो ये जो n है कैपिटल N दैट इज़ NL टाइम्स म्यू नॉट NA। सबको इसको सिंपल कर दें तो म्यू नॉट n स्क्वायर A टाइम्स L। दिस म्यू नॉट, ये n और n स्क्वायर A इंटू L ये बन जाएगा। नाउ दिस इज़ द वैल्यू ऑफ L। ये L की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे इस एनर्जी के एक्सप्रेशन में, और यहाँ से इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो हमारे पास I है इसकी वैल्यू भी हमने लेनी है। तो बिकॉज B जो है वो होता है म्यू नॉट NI, तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन से हम कह सकते हैं कि जो I है दैट इज़ इक्वल्स टू B ओवर म्यू नॉट N। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हम रिप्लेस करेंगे इस W की वैल्यू में, तो फिर हमारे पास इस वर्क का जो रिलेशन बनेगा वो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो अब मैं लिखता हूँ कि जो वर्क है W दैट इज़ इक्वल्स टू हाफ LI स्क्वायर, और इस एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे हाफ L जो है उसकी ये वाली वैल्यू है म्यू नॉट n स्क्वायर A टाइम्स L, और I जो है दैट इज़ करंट, दिस इज़ B ओवर म्यू नॉट n स्क्वायर। अब इसमें इस एक्सप्रेशन में हाफ इंटू म्यू नॉट n स्क्वायर A इंटू L, और उसके बाद यहाँ पर B स्क्वायर ओवर म्यू नॉट स्क्वायर
इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द होल, राइट। कुछ वैल्यूज़ यहाँ से कैंसिल होंगी जो दैट इज़ एन स्क्वायर कैंसल्स, एक म्यू नॉट कैंसिल होगा, एंड द फाइनल थिंग इज़ ये जो W होगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एंड देन बी स्क्वायर एंड देन ओवर म्यू नॉट यहाँ से और उसके साथ ए एल आएगा। सो जो दिस एक्सप्रेशन इज़ अ फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ W or the energy stored in an inductor. So we can say energy stored in an inductor is equal to half b square upon mu naught a times l। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी जो है उसका ये एक ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन है, और ये ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन के जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस आती है, करंट आता है, और ये जो एक्सप्रेशन है इसमें B आता है विच इज़ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, म्यू नॉट है, A जो है दैट इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इंडक्टर, L इज़ द लेंथ ऑफ इंडक्टर। सो दिस इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड एन इंडक्टर और इनसाइड अ सॉलिनॉइड। ठीक है जी, तो दिस एक्सप्रेशन, तो बच्चों याद रखिए कि ये जो एनर्जी स्टोर होगी ये होगी इन दैट स्मॉल मोमेंट व्हेन वी हैव क्लोज्ड दिस स्विच। जब हमने स्विच को क्लोज किया तो उस छोटे से इंटरवल में ये एनर्जी स्टोर होगी। जब ये स्विच क्लोज रहेगा करंट स्मूथ हो जाएगा, एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, कोई एनर्जी नहीं होगी उसमें। तो दैट एनर्जी विल बी फॉर अ वेरी स्मॉल मोमेंट एंड दैट एनर्जी कैन बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और आम जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उसमें ये जो एनर्जी होती है ये एक इंस्टेंटेनियस मोमेंट के लिए फॉर एन इंस्टेंट होती है, और एकदम से ये एनर्जी किसी और ऑब्जेक्ट को अगर प्रोवाइड कर दी जाए, जैसे इलेक्ट्रिक फ़ैन है या एक ट्यूबलाइट है, तो ये बहुत सारी एनर्जी एकदम से जब उसको प्रोवाइड होती है तो दैट हेल्प्स इन द फंक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो थोड़ी देर के लिए ये एनर्जी अप्लाई होती है, उसके बाद इस एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो द सेम थिंग हैपन्स व्हेन वी ओपन दिस स्विच। ये आप लोग खुद सोचेंगे कि जब हम इस स्विच को ओपन करेंगे तो इन दैट केस द करंट विल चेंज फ्रॉम मैक्सिमम टू ज़ीरो। तो इतनी छोटी सी चेंज में जब करंट मैक्सिमम से ज़ीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम से ज़ीरो होगा और इसका फ्लक्स मैक्सिमम से ज़ीरो होगा, तो दैट स्मॉल चेंज विल बी द चेंज इन फ्लक्स विच इज़ डिक्रीजिंग, राइट। उस वक्त चेंज इन फ्लक्स जो है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और उस केस में फिर से सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, फिर से सेल्फ इंड्यूस्ड करंट आएगा। बट इन दैट केस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड सेल्फ इंड्यूस्ड करंट विल अपोज दिस चेंज। अब करंट क्या हो रहा है, मैक्सिमम से ज़ीरो, द गिवन व्हेन वी ओपन द स्विच the given current jumps from maximum to 0, the self induced current will rise from 0 to maximum, ये उसको अपोज करेगा। ऑलराइट, तो जिस केस में स्विच क्लोज करते हैं ये गिवन करंट राइज करता है फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, द सेल्फ इंड्यूस्ड करंट अपोजेज इट एंड गोज फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो करंट गोज फ्रॉम मैक्सिमम टू 0, वी डिक्रीज द करंट, बट सेल्फ इंड्यूस्ड करंट विल establish itself in opposite way, तो वो इसको increase करेगा। तो ये जो opposite behavior है that happens during this interval when we either close the switch or when we either open the switch। ठीक होगी बात बच्चों, ये लेंज़िस लॉ से ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो जब चेंज इन फ्लक्स इंक्रीजिंग होगी, ये भी एक पॉइंट मैं लास्ट पे कह दूँ, आपने ये याद रखना है कि जब चेंज इन फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको डिक्रीज़ करती है, और जब चेंज इन फ्लक्स डिक्रीजिंग होती तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको इंक्रीज़ करेगी। दैट इज़ द ऑपोजिट बिहेवियर ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू लेंज़िस लॉ। ठीक है बच्चों, एंड द लास्ट थिंग इज एनर्जी डेंसिटी। ये भी एक डेफिनेशन इसी से रिलेटेड, दैट इज़ एनर्जी डेंसिटी। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, energy stored in an inductor per unit volume, राइट। तो जो एनर्जी डेंसिटी है वो पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो एनर्जी डेंसिटी जो है
उसको अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे एनर्जी विच इज़ हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट ए इंटू एल ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह ए इंटू एल होगा, बिकॉज ए इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल इज़ द लेंथ ऑफ दिस इंडक्टर, सो ए मल्टीप्लाइज एल बिकम्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो ये जो ए एल है दैट कैंसल्स विद ए एल, तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनता है एनर्जी डेंसिटी का दैट इज़ हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट, राइट। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है बिकॉज ये जो एनर्जी है दैट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल द इंडक्टर, और ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ एनर्जी डेंसिटी, दैट इज़ एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो दैट मीन्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने कुछ आपसे डिस्कस किए दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन रेफरेंस टू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ई कैट और एम कैट। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हुई है। आप लोग इस पूरे लेक्चर को सारे कंप्लीट लेक्चर जो है इसको देखें स्टार्ट से एंड तक, और इसका टाइम जो है वो जब आप स्पेयर टाइम हो जिसमें आप ये जो इस लेक्चर की ड्यूरेशन है उतना टाइम आपके पास स्पेयर है, तो आप इसको तसल्ली के साथ स्टार्ट से एंड तक देखें। आप इसको कंप्लीट, आई होप कि आप इसको कंप्लीट अंडरस्टैंड करेंगे इसको। और बच्चों इसमें अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो प्लीज़ राइट इन कमेंट्स, या फिर मुझे टेक्स्ट करें, मेरे अबाउट सेक्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझे टेक्स्ट करें, देन आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 AC जनरेटर, उस वक्त तक बच्चों अपना ख्याल रखें। आई विल ट्राई टू अपलोड द लेक्चर एज सून एज पॉसिबल। तो आपसे मुलाकात होती है बच्चों लेक्चर नंबर 9 में, तब तक अपना ख्याल रखें। इस वीडियो लेक्चर को खुद भी देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहें, अपना ख्याल रखें और अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।